नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्पर्श क्लासेस में। दोस्तों, लॉकडाउन में आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और इसी तरह से वीडियोस को देखते रहिए, वीडियोस को शेयर करते रहिए। घर में बैठे बैठे आप ज़्यादा से ज़्यादा जितनी तैयारी कर लेंगे इस वक्त में आपके लिए उतना ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए ये जो समय है लॉकडाउन का, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है और बहुत ही एक आप कह सकते हैं कि बेहतर अवसर है कि आप के पास खाली टाइम है, खाली समय है बिल्कुल, और आप आराम से अपने जो भी आपका स्टडी है आप उसको कर सकते हैं और साथ में एक्स्ट्रा स्टडी भी आप कर सकते हैं। तो सभी वीडियोस को, सभी जो प्रिपरेशन है आपकी, अगर आप बीएड कर रहे हैं तो आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें और कोशिश करिए कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपरेशन आप इस टाइम में कर सकें। अभी तक सभी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट अलग अलग चैनल पर बनाई गई है, आप सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट देख सकते हैं। आपके सिलेबस में जो जो सब्जेक्ट हैं उस सब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए और अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक को प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए। एक बार वीडियो को देखिए, वीडियो से आप टॉपिक को समझ जाएंगे, आप उसका आधार समझ जाएंगे। उसके बाद जैसे ही आप एक बार किसी भी बुक से रीड करेंगे उसको टॉपिक को, आपको टॉपिक बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। तो यही है एक तरीका कि आप वीडियोस देखें, वीडियोस से टॉपिक को समझिए और एक बार बस हल्का सा एक रीड आउट कर लीजिए अपनी बुक से। तो आज देखा था कि चिल्ड्रन विद डाइवर्स नीड, विविध आवश्यकताओं वाले बच्चे, उनके बारे में हमने सब देखा था। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहला जो आपका टाइप होता है सेंसरी डिसेबिलिटीज़। सबसे पहली डिसेबिलिटी है संवेदी अक्षमता, यानी कि वो व्यक्ति, वो बालक, वो छात्र जिसमें संवेदनात्मक रूप से कोई अक्षमता हो। संवेदनात्मक रूप से आपकी 3 अक्षमताएं आएंगी। हियरिंग इम्पेयरमेंट, यानी कि अगर सुनने में कोई दिक्कत है। विजुअल इम्पेयरमेंट, देखने में कोई दिक्कत है। फिजिकली हैंडीकैप्ड, यानी कि फिजिकली रूप से कोई दिक्कत है बच्चों में। तो 3 तरह की आएगी। आज के इस वीडियो में हम हियरिंग इम्पेयरमेंट के बारे में बात करेंगे। ये क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, इसके कारण क्या क्या होते हैं, ठीक है। इसके बच्चों से कैसे उनको शिक्षा दी जाए, अगर किसी बच्चे में इस तरह का विकार है तो उनको कैसे शिक्षा दी जा सकती है। तो इन सभी के बारे में आज की ही इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। समझ लेते हुए शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को। देखिए दोस्तों, देख सकते हैं आप, संवेदीय क्षमता तब होती है जब शरीर की इंद्रियों में से कोई एक भी सामान्य स्थिति में ना हो, ठीक है। तो श्रवण बाधिता के बारे में हम बात कर रहे हैं। इम्पेयरमेंट जो नोट्स है दोस्तों, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही अवेलेबल है। जो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की कही गई बातों को समझ नहीं पाता उसको श्रवण बाधित कहा जाता है। समझ नहीं पाता यानी कि सुन नहीं पाता। जन्म के कुछ समय पश्चात ही बालक घर के सदस्यों की पहचान उनकी आवाज़ सुनकर करने लगते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा जैसे ही बच्चे का जन्म होता है उसको कुछ ही टाइम बाद वो बच्चा आपके आवाज़ पर, जैसे ही आप उसको बुलाते हैं उस पर रेस्पॉन्स करना शुरू कर देता है धीरे धीरे, ठीक है। आपको आपकी आवाज़ के अकॉर्डिंग ही आपको पहचानना भी शुरू कर देता है, आपकी बातों को समझना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। भाषा की दृष्टि से सुनने के कौशल का विकास सबसे पहले होता है। अगर आप लैंग्वेज आपने देखी होगी वीडियो, लैंग्वेज में लैंग्वेज का जब डेवलपमेंट होता है तो सबसे पहले किसका होता है, सुनने का विकास होता है। कोई भी बालक, कोई भी बच्चा जब जन्म लेता है तो सबसे पहले वो क्या करता है, सबसे पहले वो सुनता है, उसी के बाद ही वो लिखता है। सबसे पहले वो सुनेगा, ठीक है, उसी के बाद लिखना, बोलना, पढ़ना वो सब बाद में आएंगे, सबसे पहले वो सुनेगा। तो सबसे पहले किसका विकास होता है अगर लैंग्वेज में डेवलपमेंट होना, सुनने का। तो जो सुनने का कौशल है, जो लिसनिंग स्किल है, वो सबसे पहले होती है और बाद में पढ़ने, लिखने, बोलने, इन सब की स्किल का कौशल होता है। शिक्षा की दृष्टि से श्रवण बाधित एक ऐसी शारीरिक अक्षमता है जिसमें बालक मौखिक रूप से शिक्षा ग्रहण करने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। यानी कि वो दिक्कत है, ये वो परेशानी है जिसमें बच्चे मौखिक रूप से अगर कोई शिक्षा प्राप्त हो रही हो, शिक्षा कोई दे रहा हो, व्यक्ति कोई शिक्षक है वो बोल रहा हो, तो उससे वो शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं। बोर्ड पर कुछ लिखा है वो देखकर समझ जाएंगे, कुछ आप एक्सपेरिमेंट दिखा रहे हैं वो देखकर आप समझ जाएंगे, लेकिन आप जो बोल रहे हैं वो नहीं वो समझ पाएंगे। इनके लिए विशेष उपकरणों को प्रयोग में लाया जा सकता है, ठीक है। तो ये तो हुई श्रवण बाधिता किसे कहते हैं उसके बारे में एक छोटी सी डेफिनेशन। श्रवण बाधिता के प्रकार कितने होते हैं, कितने प्रकार की श्रवण बाधिता होती है। श्रवण बाधिता का मतलब एक ही नहीं है कि बस बच्चे को सुनाई नहीं देता, अलग अलग प्रकार से हो सकता है। कोई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको दूर का नहीं सुनता, ठीक है, जिनको ऊंचा सुनता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको हल्की आवाज़ सुनती है।
कुछ ऐसे होता है जिनको बिल्कुल ही नहीं सुनाई देता, कुछ ऐसे होता है जिनको थोड़ा बहुत सुनाई देता है, कम कम। ठीक है, तो अलग अलग तरीके के होते हैं। तो उसी प्रकार से हम देखते हैं श्रवण बाधिता इस प्रकार से निर्भर करती है कि कान की खराबी किस हद तक है, कि आपको किस हद तक सुनने में प्रॉब्लम है, कि आप ऊंचा सुनते हैं, बहुत ज़्यादा ऊंचा सुनते हैं, कि आपको बिल्कुल सुनाई ही नहीं देता है। ध्वनि का परिसर, इसमें अब ध्वनि के साउंड के ऊपर डिपेंड करता है। अगर जो आपके साउंड है वो 1 से 130 dB तक होता है, 130 dB के ऊपर की ध्वनि हानिकारक होती है। अगर नॉर्मल व्यक्ति की बात करें, नॉर्मल व्यक्ति के लिए सुनने की जो क्षमता होती है, जो साउंड का जो परिसर होता है, वो 1 से लेकर 130 तक का होता है। ठीक है, अगर 130 से ऊपर ज़्यादा ध्वनि है तो वो हानिकारक हो जाती है। ध्वनि के परिसर के अनुसार, यानी कि इसी रेंज के अकॉर्डिंग ही जो श्रवण बाधित के प्रकार हैं, जो टाइप्स ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट है, उसको डिवाइड किया गया है। कैसे देखते हैं, ये रहे आपके 4 प्रकार के। कम श्रवण बाधित बालक यानी कि माइल्ड हियरिंग इम्पेयरमेंट, मंद श्रवण बाधित बालक मॉडरेट हियरिंग इम्पेयरमेंट, गंभीर रूप से श्रवण बाधित बालक सेवर हियरिंग इम्पेयरमेंट, और पूर्ण श्रवण बाधित बालक प्रोफाउंड हियरिंग इम्पेयरमेंट। देखिए दोस्तों, ये आपके सामने एक फोटो है, एक पिक्चर है। इसमें आप देख सकते हैं कि अगर जो आपके ध्वनि परिसर है वो 26 से लेकर 40 dB तक है, 26 से 40 dB तक है, तो जो आपकी हियरिंग इम्पेयरमेंट है वो माइल्ड है। ठीक है, माइल्ड यानी कि कम श्रवण बाधित बालक है। अगर 41 से लेकर 41 से लेकर 60 तक dB तक है तो वो आपका मॉडरेट हो गया। 61 से 80 तक हो गया तो आपका सिवियर हियरिंग इम्पेयरमेंट हो गया। और 80 dB से ऊपर जाता है अगर, तो वो हो गया आपका पूर्ण श्रवण बाधित बालक। तो देखिए दोस्तों, इनके बारे में अलग अलग भी बताया गया है। वे बालक जो सामान्य रूप से किसी की बातों को सुन लेते हैं परंतु धीमी आवाज़ नहीं सुन पाते। अगर कोई धीरे बोल रहा है तो उसको नहीं सुन पाते। ऐसे बालक 26 से 40 यानी 26 से 40 dB तक के श्रवण बाधित होते हैं, जिनको हम कम श्रवण बाधित बालक कहते हैं, कि जिनको सुनता है, लेकिन अगर कोई बहुत धीरे बोल रहा है, बहुत हल्की आवाज़ है, तो उसको नहीं सुन पाते बस। मंद श्रवण बाधित बालक यानी कि मॉडरेट हियरिंग इम्पेयरमेंट वो होते हैं जो सामान्य से थोड़ा सा ऊंचा सुनते हैं, ऊंचा बोलने पर ही सुनते हैं। इनकी जो श्रवण शक्ति होती है, जो श्रवण परिसर होता है, वो होता है 41 से 60 dB तक। ठीक है, गंभीर रूप से इनका क्या होता है, सुनने में बहुत ज़्यादा ऊंचा बोलना पड़ता है। तो ऊंचा बोलना है, बहुत ज़्यादा ऊंचा बोलना पड़ता है। इनका परिसर, इनकी रेंज जो होती है वो 61 से 81 होती है। तो आपको इनमें सिर्फ और सिर्फ ये याद रखना, अगर आप ये डायग्राम याद रख लेते हैं, मेन चीज़ें इसमें यही है। बाकी तो आप समझ लिया है, आपको अपने अकॉर्डिंग लिखना है। मेन इसमें यही है कि आप इसके रेंज जो है आप इसका वो ध्यान रखें। एक बात और दोस्तों, आपको अलग अलग बुक में या अलग अलग जगह में ये जो रेंज है ये थोड़ी थोड़ी डिफरेंट हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दो अगर ऊपर नीचे अगर आपको दिख रही है रेंज तो उससे टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। अब बात करते हैं श्रवण बाधित के कारण। क्या क्या रीजंस हो सकते हैं जिससे कि बच्चे को श्रवण बाधित की दिक्कत आ सकती है, हियरिंग एम्पेयरमेंट में प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, जन्म से पहले यदि गर्भवती स्त्री जहरीले पदार्थ, नशीले पदार्थ आदि का सेवन करती है या किसी कुपोषण का शिकार होती है तो ये चांसेस बन जाते हैं कि जो होने वाला बच्चा है, जो बालक है, वो श्रवण बाधिता हो उसमें। ठीक है, उसमें सुनने में दिक्कत हो। यदि गर्भवती महिला अगर दवाइयों का अधिक प्रयोग करे या किसी तेज दवा का प्रयोग करे तो भी इसका चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर जन्म के समय ऑक्सीजन की कमी हो जाए या समय से पहले बच्चे का जन्म होने पर, एक तो समय से पहले अगर किसी बच्चे का जन्म हो रहा हो या जन्म के समय पे ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो भी क्या होता है, हियरिंग इम्पेयरमेंट हो सकता है। खसरा, चेचक, मोतीजरा, कुकर, खांसी, कान में मवाद आदि बीमारियों के कारण भी ये बीमारी हो सकती है, ये अक्षमता हो सकती है। किसी दुर्घटना हो जाने पर, जोर का धमाका होने पर, कई बार होता है कि कोई दुर्घटना हुई, एक दो बहुत जोर का धमाका होता है तो उससे भी ये जो हियरिंग इम्पेयरमेंट है ये हो जाता है। आपने सबसे ऊपर सबसे पहले लाइन यही देखी थी, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि जो वीडियो है इसको पूरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आपने देखा था कि 130 dB से ऊपर की जो ध्वनि होती है हानिकारक होती है। अगर इससे तेज ध्वनि अगर आती है तो आपके कान के पर्दे फटने का पूरे चांसेस रहते हैं, आपको सुनने में फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो यही बात यहाँ पे है कि अगर किसी दुर्घटना में एकदम जोर का धमाका जैसे होता है तो उससे भी कभी कभी जो कानों की जो क्षमता होती है, जो सुनने की जो क्षमता होती है वो चली जाती है।
आनुवंशिकता के कारण, हेरिडिटी के कारण भी हो सकता है। हो सकता है कि जो बच्चा है उसके माता पिता में से किसी को भी ये प्रॉब्लम हो, उसी से ही हेरिडिटी के कारण बच्चे में भी ये समस्या आ गई हो। अब बात करते हैं श्रवण बाधित बालक की पहचान कैसे करेंगे। अब आपके क्लास में हर तरह के बच्चे हैं, आपको कैसे पता लगेगा कि इस बच्चे को सुनने में दिक्कत आ रही है, ये बच्चा सही से सुन नहीं पा रहा है, जब तक कि वो खुद ना बता दे। एक तो है कि बच्चा खुद ही बता दे कि भाई मुझे सुनने में प्रॉब्लम है, लेकिन अगर कोई बच्चा खुद नहीं बता रहा है तो आप उसकी कैसी पहचान करेंगे। उसके कुछ पॉइंट दिए गए हैं। अध्यापक के होठों की गतिविधि और उसके हाव भाव की तरह ध्यान देते हैं। जो ऐसे बच्चे होते हैं जिनको सुनने में प्रॉब्लम होता है, वो क्या करेंगे, सीधी सी बात है, वो टीचर्स के हाव भाव पर ज़्यादा ध्यान देंगे, उनके होठों पर ज़्यादा ध्यान देंगे। वो जो बोल रहे हैं उनको होठों से पढ़ने की कोशिश करेंगे कि वो क्या बोल रहे हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको सुन तो रहा नहीं है, सुनने में दिक्कत हो रही है या कम सुन रहा है, तो वो क्या करेंगे, उनके हाव भाव को जानने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे। उनका जो फोकस होगा वो टीचर्स के हाव भाव पर रहेगा, टीचर्स के होठों पर रहेगा, ताकि उनकी जो बात है वो समझ सके। अध्यापक को बार बार दोहराने को कहते हैं। अब अगर उनको सुनने में परेशानी है, प्रॉब्लम है, तो वो बार बार टीचर को कहेंगे कि टीचर सुनाई नहीं दे रहा है, दोबारा से बोलिए, या कहेंगे टीचर जोर से बोलिए, सुनाई नहीं दे रहा है, आवाज़ नहीं आ रही है। इन्हें भाषा का पूरा ज्ञान नहीं होता, लैंग्वेज की प्रॉपर नॉलेज इनको नहीं होती है, क्योंकि अगर सुनने में दिक्कत बचपन से है तो इनकी जो भाषा का ज्ञान है वो सीधी सी बात है स्टार्टिंग से ही अफेक्ट करता रहेगा। कक्षा में अपने आप को सुस्त व असामान्य महसूस करते हैं ऐसे बच्चे। ये तो जो पॉइंट है ये तो आपके हर तरह के विकार में चलेगा। कोई भी बच्चा अगर किसी को परेशानी हो रही है, कोई कमी है किसी में, तो वो हमेशा ही अपने आप को सुस्त महसूस करेगा, असामान्य महसूस करेगा। इनके व्यवहार में निरंतर एकाग्रता नहीं होती, ये पूरे कंसंट्रेशन के साथ नहीं पढ़ पाते हैं। क्यों? क्योंकि बीच में समझ में आ रहा है तो कंसंट्रेशन है, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा कम सुनने लगते हैं तो इनकी कंसंट्रेशन हट जाती है। समान ध्वनि के शब्दों में अक्षर भ्रम होता है। अगर कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनकी की समान ध्वनि होती है, ठीक है, तो उनमें प्रॉब्लम होती है, उनको सुनने में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है। शब्दों के सही उच्चारण में कठिनाई आती है। जब ये सही से सुन नहीं पाते तो सही से उच्चारण करने में भी प्रॉब्लम होगी। बहुत अधिक धीरे बोलते हैं, बहुत ज़्यादा धीरे बोलते हैं। तो ये कुछ पहचान भी है और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी है उन बच्चों के लिए जो कि हियरिंग इम्पेयर्ड होते हैं, जो श्रवण बाधित होते हैं, जिनको सुनने में कोई प्रॉब्लम होती है। अब बात करते हैं कि श्रवण बाधिता की जांच कैसे करेंगे। टेस्टिंग ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट। हमें पता तो चल गया कि ये बच्चे श्रवण बाधित है, लेकिन उसकी पूरी तरह से जांच किस तरह से करवाई जाए, तो इसकी एक विकासात्मक मापनी होती है, या मननोड़ी परीक्षण होता है, मेडिकल परीक्षण होता है, बालक का इतिहास का अध्ययन करके होता है। तो इन पर टेस्ट के दौरान या इन टेस्ट के द्वारा हम श्रवण बाधिता की जांच कर सकते हैं कि जो सामने वाला व्यक्ति है, जो छात्र है, उसकी जो श्रवण बाधिता है वो किस हद तक है। अब बात करते हैं जो मेन इम्पोर्टेंट है कि श्रवण बाधित बालकों की शिक्षा की व्यवस्था किस प्रकार होनी चाहिए, ऐसे बालकों को किस तरह की शिक्षा दी जानी चाहिए। तो अध्यापकों को चाहिए कि ऐसे बालकों को पढ़ाते समय चार्ट, ब्लैक बोर्ड, रंगीन चौक आदि का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। बोलते समय छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करें। ठीक है, टीचर्स को क्या चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा टीचिंग एड्स का यूज़ करें, चार्ट का यूज़ करें, ब्लैक बोर्ड का यूज़ करें, रंगीन चौक का यूज़ करें ज़्यादा से ज़्यादा, और छोटे छोटे वाक्यों को धीरे धीरे बोले ताकि सामने वाला बच्चा आसानी से समझ सके। कक्षा में ऐसे बालकों को आगे बैठाना चाहिए। कमरे में अध्यापक की आवाज़ गूंजनी नहीं चाहिए। कुछ कुछ कमरे ऐसे होते हैं जहाँ पर अध्यापक की आवाज़ गूंजती है, तो ऐसे आवाज़ नहीं गूंजनी चाहिए ताकि बच्चे को सुनने में प्रॉब्लम हो, और ऐसे बच्चों को आगे बैठाना चाहिए। अध्यापकों को पढ़ाते समय अमेरिकी चिन्ह भाषा का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। हाथ, उंगली, बाजू आदि का प्रयोग शब्द वाक्यों के लिए करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपने जेस्चर्स का यूज़ करें ताकि बच्चे समझ सकें। जिन बालकों की श्रवण बाधिता बहुत अधिक होती है, वे सामान्य बालकों के साथ नहीं पढ़ सकते हैं, उन बालकों को विशेष स्कूल में पढ़ाना चाहिए, जो कि बिल्कुल पूरी तरह से सुन ही नहीं पाते। ठीक है, जो श्रवण बालक बाधित भी है और मानसिक रूप से कमजोर भी है, उन बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण देना चाहिए ताकि समाज में वो स्वयं को समायोजित कर सके, यानी समाज में वो अपना जीवन यापन कर सके, खुद कोई व्यवसाय करके अपने जीवन को चला सके। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने फीडबैक आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।
तो यहाँ तक ये था आपका हियरिंग इम्पेयरमेंट, यानी कि श्रवण बाधित रूप से जो बालक होते हैं वो क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, उनकी क्या पहचान होती है, किस तरह से हम उसकी टेस्टिंग कर सकते हैं, किस तरह से हम उनकी एजुकेशन कर सकते हैं, इन सभी के बारे में यहाँ पर आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। लॉन्ग क्वेश्चन आपका आ सकता है, शॉर्ट भी आ सकता है, तो उसी के ही अकॉर्डिंग हमको यहाँ पर क्वेश्चन लिख देना है। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी इतना अगर आप लिख देंगे तो ये इनफ होगा, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में आपको 4 से 4.5 पेज आपको भरने होते हैं, ठीक है, ज़्यादा नहीं भरने हैं, 4-4.5 पेज आप भर देंगे, वो ही बहुत रहेगा लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। तो अगर आप इनको अच्छे से लिखते हैं एक्सप्लेन करके, जिस तरह से मैंने वीडियो में एक्सप्लेन किया है, तो वही आपके लिए काफ़ी होगा। आने वाली वीडियो में हम देखेंगे दृष्टिबाधित रूप से जो बालक होते हैं, जिनको देखने में कोई समस्या उत्पन्न होती है, उनके बारे में हम इसी तरह से डिटेल में पढ़ेंगे। उस वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि वीडियो का तुरंत नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए और आप किसी भी वीडियो को मिस ना करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आने वाली वीडियो में। आज के लिए